तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोग उपसर्ग देख रहे थे और उपसर्ग की आज हमारी अंतिम क्लास है। आज उपसर्ग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग विदेशी उपसर्ग के बारे में देखने वाले हैं। विदेशी उपसर्ग, मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम उपसर्ग और तत्भव उपसर्ग होते हैं। तत्भव उपसर्ग होते हैं और विदेशी उपसर्ग होते हैं। तो तत्सम उपसर्ग हम लोग कहते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनको। इनकी संख्या 20 थी, मैंने आपको बताया था। और आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए तो इनकी संख्या 22 बतानी है, ठीक है ना, क्योंकि निस और निर 2 उपसर्गों मैंने आपको पहली क्लास में ये सब क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने 22 उपसर्गों को यहाँ पर देख लिया था और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था तत्भव उपसर्ग, ठीक है ना। तो यह भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था और विदेशी उपसर्ग आज हम लोग को देखना है। एक एक बिंदु को हम लोग बहुत डीप जाके पढ़ रहे हैं, बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं। किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटी परीक्षा हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ी परीक्षा हो, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं, सभी के लिए पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप क्लास में बने रहिए और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। औरों को भी शेयर कर दीजिए जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग आपको पता ही है किसको बोलेंगे, ऐसे उपसर्ग जो विदेशी शब्दों से के साथ जुड़ते हों, ठीक है ना। जैसे जो उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, जो अरबी शब्द हैं या फिर अंग्रेजी के शब्द हैं, जो ऐसे शब्द हैं जो भारतीय मूल के शब्द नहीं हैं, उनके साथ जो भी उपसर्ग जुड़ेंगे वो विदेशी उपसर्ग कहलाएंगे। ये 2 हो सकते हैं, उर्दू फारसी हो सकते हैं या फिर अंग्रेजी के हो सकते हैं, ठीक है ना। भारत में सामान्यतः यही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा उपसर्ग जो हमारा है वह है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग का मैं परिभाषा नहीं बताने वाला हूं, आपको समझ में आ गया होगा, लिखवाने वाला हूं। विदेशी उपसर्ग, इसकी परिभाषा मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको पता है ऐसे शब्दांश जो किसी विदेशी शब्द के साथ जुड़ते हों, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, वो विदेशी उपसर्ग होंगे, ठीक है ना। वो पहले जुड़ते हैं, पूर्व में यहाँ जुड़ेंगे और उसके बाद से यहाँ पर मूल शब्द होगा, ठीक है ना। ये उपसर्ग के बारे में आपको पता होगा। मैं ये सब नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत पहले ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब विदेशी उपसर्गों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से विदेशी उपसर्ग हैं जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण है उनको हम देखेंगे। वैसे बहुत सारे उपसर्ग हो सकते हैं विदेशी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो हमारा उपसर्ग हो जाएगा, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला उपसर्ग है वो हो जाएगा कौन सा, खुश उपसर्ग। अगर आपको क्लास बिल्कुल भी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि यहाँ पर ठीक ठाक आपको जानकारी मिल रही है, तो औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ये क्लास, ठीक है ना, जिससे औरों को इसका लाभ हो सके। तो यहाँ पर हम लोग खुश उपसर्ग के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर समास और संधि की तो कोई बात होगी नहीं, क्योंकि विदेशी शब्द हैं, विदेशी शब्दों में समास और संधि की कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसका अर्थ देखेंगे सिर्फ, और अर्थ देखने के बाद सीधा हम उसके उदाहरणों को देख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उतना समय नहीं लगने वाला है जितना अभी तक हम लोगों ने तत्सम और तत्भव उपसर्गों को देखा था, ठीक है ना। तो खुश का जो अर्थ है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा, ठीक है ना, अच्छा हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरणों को हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे, जो इसके उदाहरण है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बू के साथ, बू एक मूल शब्द है उर्दू का, ठीक है ना, इसके साथ हम लोग अगर खुश लगा दें तो क्या हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा यह जुड़ जाएंगे, कोई संधि वगैरह नहीं होगी, ठीक है ना। तो यह खुशबू, खुशबू मतलब क्या होता है, अच्छी गंध, ठीक है ना। जो गंध अच्छी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खुशबू कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर बद के साथ बू लगा देंगे तो बदबू हो जाएगा, यानी कि बुरी बदबू, बुरी गंध, ठीक है ना। तो यहाँ पर बू का अर्थ होता है गंध, स्मेल, ठीक है ना। वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बू वहाँ कहते हैं जो भी आपके नाक को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक उदाहरण ये हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दिल, इसके साथ मैंने खुश उपसर्ग लगा दिया,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई यहाँ पर संधि या समास तो होगा नहीं, तो सीधा सीधा यह जुड़ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, खुश दिल। ठीक है ना, या खुश दिल हो जाएगा। अब जैसे खबरी के साथ मैंने खुश लगा दिया तो वो खुशखबरी हो जाएगा, नसीब के साथ लगा दूंगा तो खुश नसीब हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ठीक है ना, हाल के साथ लगा दिया तो खुशहाल हो जाएगा। तो खुश उपसर्ग के साथ बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज याद रखिएगा, जो खुश है ना, जो भी उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो कोई शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। ठीक है ना, यह मूल शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे बू मूल शब्द है, इसके साथ एक शब्दांश जुड़ेगा खुश। ठीक है ना, खुश जुड़ेगा। एक मिनट, ठीक है ना, तो ये शब्दांश होते हैं, मूल शब्द ये होता है। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने खुश उपसर्ग के बारे में जान लिया, पर्याप्त उदाहरण भी हमने इसके देख लिए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया खुश मिजाज, ठीक है ना, मिजाज के साथ अगर मैं खुश लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, खुश मिजाज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं खुश उपसर्ग के साथ, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो जरूरी प्रश्न होंगे मैं साथ साथ करवाता हुआ चलूंगा। नहीं, एक काम करते हैं, प्रश्नों को हम लोग अलग से देख लेंगे। ठीक है ना, उपसर्ग के जो भी प्रश्न होंगे ना उनको हम लोग अलग से देख लेंगे, अभी यहाँ पर एक साथ प्रश्नों को नहीं देखेंगे। ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी आपके तत्सम, तद्भव और विदेशी उपसर्ग हैं उनके प्रश्नों को हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक ठाक प्रश्नों को और ठीक ठाक स्तर के प्रश्नों को वहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, अब जो अगला उपसर्ग हमारा होने वाला है वो कौन सा होगा, खुश हमने देख लिया। अब इसका ठीक विपरीत हम लोग देख लें, दूसरा उपसर्ग हमारा हो जाएगा बद। ठीक है ना, बद हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बद का अर्थ हो जाएगा बुरा। ठीक है ना, इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। बुरा। ठीक है ना, अब यहाँ पर तो किसी संधि या समास की बात होगी नहीं, जो यहाँ पर अलग से हम लोग कुछ देखें। और तो यहाँ पर सीधा हम लोग उदाहरण पर आते हैं और इसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा बू के साथ ही मैंने फिर से लगा दिया बद। ठीक है ना, बद उपसर्ग मैंने बू के साथ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बदबू हो जाएगा। ठीक है ना, बदबू। और बदबू का मतलब क्या हो जाएगा, बुरा गंध। ठीक है ना, जो गंध बुरी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बदबू बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने बदनाम लिखा, बद के साथ मैंने नाम लगा दिया, बुरा है जो नाम, जो मतलब जो नाम से भी बुरा हो गया है। ठीक है ना, बदनाम कहते हैं उसको। ठीक है ना, बदनाम। मैंने तमीज के साथ अगर यहाँ पर आपको नुक्ता लगाना है, ठीक है ना, बद लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बदतमीज। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके बनाए जा सकते हैं। बदनुमा, यहाँ पर नुमा के साथ मैंने बद लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बदनुमा हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ यह बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो मैंने जो है बदमाश यहाँ लिखा। ठीक है ना, बदमाश। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो एक मिनट, बदमाश, मैंने बदरंग लिख दिया, जो बुरा है रंग। ठीक है ना, बदहाल, बदहवास। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं बद के साथ। तो ये बद उपसर्ग हमारा हो गया। ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे एक मैं कई बार भ्रम होता है कई शब्दों में जहाँ पे बद उपसर्ग नहीं होता है और परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, आप वहाँ गलत कराते हैं। जैसे बदस्तूर मैंने लिखा, ठीक है ना, यहाँ पर बद उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, यह रूढ़ शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, बदस्तूर आपको लग रहा होगा यहाँ पर रूढ़ शब्द नहीं है, यहाँ पर उपसर्ग है, लेकिन बद उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर देखने से आपको लग रहा है कि यह जो है बद उपसर्ग के साथ बना हुआ है, बद धन स्तूर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब धन दस्तूर लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ पर भ्रम हो जाता है और आप गलत कराते हैं परीक्षा में। ठीक है ना, यहाँ पर ब धन दस्तूर लिखा हुआ है। अभी हम लोग इसको देखेंगे आगे। ठीक है ना,
दस्तूर, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग बद उपसर्ग के बाद ही हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना। अगला उपसर्ग हमारा ब उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब दस्तूर हो जाता है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगला उपसर्ग देख लेते हैं, हमारा तीसरा उपसर्ग ब उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा उपसर्ग हमारा है ब उपसर्ग, ठीक है ना। बा का मतलब क्या हो जाएगा, बा का जो अर्थ है वह क्या हो जाएगा, अनुसार। अर्थ इसका क्या हो जाएगा, अनुसार। अब जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिएगा, यहाँ पर साथ भी होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ एक और होता है, साथ भी होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर के लिए भी कह सकते हैं। तो ये सारे इसके अर्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 अर्थ इसके हो जाएंगे, अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नाम, अब इसके साथ मैंने ब उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बनाम, ठीक है ना। बतौर कह सकते हैं, बतौर हो जाएगा। तौर के साथ मैंने ब उपसर्ग लगा दिया। बजाय हो जाएगा, बगैर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। बदौलत, कितना अच्छा शब्द है, बदौलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाएंगे। अभी पीछे हमने देखा बदस्तूर, ब के साथ दस्तूर लग गया, ठीक है ना। तो ऐसे ये ढेर सारे शब्द हो जाएंगे, उदाहरण से हमने इसको समझ लिया, ठीक है ना। जहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे आपको खुद ही बताता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था जो आपके लिए कठिन हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको देख लिया। अब अगला उपसर्ग हमारा है बा उपसर्ग। ये तीसरा था, अब चौथा हमारा है बा उपसर्ग। ऐसे हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, कनेक्शन बना के पढ़ेंगे, तो जल्दी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ब हो गया, फिर बा पढ़ लिया हम लोगों ने, बद पढ़ लिया और खुश पढ़ लिया, ठीक है ना। खुश का उल्टा यहाँ पर हमारा हो गया बद। ये दोनों एक साथ पढ़ लिया हमने। ब के बाद अब हम लोग बा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, जो एक जैसे हैं उनको हम लोग एक साथ कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा बा का, वो क्या हो जाएगा, साथ हो जाएगा, ठीक है ना। बा का मतलब क्या हो जाएगा, साथ, सहित। ये उर्दू के उपसर्ग हैं, ठीक है ना। ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं, यह बात ध्यान में रखना है। और ये जो भी हैं यह उर्दू के उपसर्गों के साथ ही जुड़े, उर्दू के मूल शब्द के साथ ही जुड़ेंगे, ये हिंदी के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे रंग उर्दू का शब्द है, वर्ण हिंदी का शब्द है, ठीक है ना। यह दोनों एक ही सेंस में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ जो उपसर्ग लगाएंगे वो बदवर्ण नहीं कह सकते, बदरंग ही कहना होगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया, मैंने कई बार बताया है ये बात आपको कि हिंदी के उपसर्गों को हिंदी के शब्दों के साथ ही लगाते हैं, तत्सम उपसर्गों को तत्सम शब्दों के साथ ही लगाएंगे हम लोग। जो विदेशी उपसर्ग हैं वो विदेशी शब्दों के साथ ही लगेंगे। कई बार आप देखते हैं कि टाइम को कुटाइम लिखते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। विदेशी शब्द है, मूल शब्द, उसके साथ कु उपसर्ग लगा दिया जो कि हिंदी का है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बना दिए जाते हैं। जैसे टीचर, टीचर के साथ टीचरों आप कह देते हैं, ठीक है ना। अध्यापकों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अध्यापकों टीचरों कह देते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द आपके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो अलग ही एक टॉपिक है, हम लोगों ने कई बार बातें कर ली हैं इन सब पे, आपको भ्रम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसके उदाहरण को हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है इसका उदाहरण, ठीक है ना, जिससे आपको क्लियर हो जाए। बा हम लोगों ने देख लिया। जैसे मैंने लिखा वफ़ा, इसके साथ मैंने बा उपसर्ग लगा दिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बा वफ़ा। आप लोग भ्रमित मत होइएगा बेवफा और बावफा से, ठीक है ना। ये अलग शब्द है बेवफा। अभी हम लोग इसके बाद चलिए, इसके बाद हम लोग बे उपसर्ग को ही देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बे उपसर्ग लगा हुआ है, उर्दू का उपसर्ग, ठीक है ना। यहाँ पे बा लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वफा के साथ, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा मुलाहिजा, मुलाहिजा का मतलब होता है सामान, ठीक है ना। बा,
यानी कि सामान के साथ बा उपसर्ग लगा देने से क्या हो जाएगा, बा मुलाहिजा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर इज्जत के साथ बा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बाइज्जत। ठीक है ना, यानी कि इज्जत के साथ। बा अदब मैंने कहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदब के साथ। ठीक है ना, बाहोश मैंने कहा तो मतलब क्या हो गया, बाहोश मतलब होश के साथ। बेहोश और बाहोश दो शब्द हैं। ठीक है ना, इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है ना, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला उपसर्ग हम लोग बे ही देख लेते हैं, जिससे आपको भ्रम ना रह जाए कहीं पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग बे उपसर्ग के बारे में देख लेते हैं। हमारा 5वां उपसर्ग है बे उपसर्ग। बे, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बिना, रहित, बिना या रहित। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण हम लोग देख लें तो क्या हो जाएगा, बे के साथ मैंने अदब लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बे अदब। ईमान के साथ अगर मैंने बे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बेईमान, ईमान रहित, या यानी कि ईमान के बिना। ठीक है ना, बेईमान। बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर बेदर्द लिख दिया, बेवफा लिख दिया, तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे बेचारा, बेचारा। यहाँ पर देखिए बेचारा का मतलब हुआ जिसके पास कोई और चारा ना हो। ठीक है ना, बिना चारे का, जिसके पास कोई और रास्ता ही ना हो। यहाँ पर चारा का मतलब ये होगा। ठीक है ना, बेचारा, बेचारा मतलब जिसके पास कोई और दूसरा रास्ता ही ना हो। ठीक है ना, आगे कुछ उसके पास बचा ही ना हो। ठीक है ना, कोई चारा ना बचा हो, बिना चारे का जो हो, खाने वाला चारा नहीं जो जानवर खाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर इसको देख लिया। ठीक है ना, अच्छा एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ बता दूँ, बहुत भ्रम होता है वहाँ पर। ठीक है ना, मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर बेगम, बे उपसर्ग के साथ। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बेगम लिख दिया मैंने और एक और शब्द लिख दिया बेगम। ठीक है ना, यहाँ इसके नीचे मैंने नुक्ता लगा दिया। अब दोनों में से अगर मान लिया पूछ लिया जाए आपसे प्रश्न कि कहाँ पर बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, तो बे उपसर्ग का प्रयोग यहाँ हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है। इस बेगम का मतलब होता है राजा की पत्नी। ठीक है ना, राजा की पत्नी। और इसका मतलब होता है बिना गम का, बिना किसी दुख का। गम जो है इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर नुक्ता लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, बेगम रूढ़ शब्द है अपने आप में, इसके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस शब्द में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हो सकता है 3 आपको विकल्प यहाँ से दे दे और एक विकल्प आपको ये दे दे, तो आप भ्रमित हो जाएंगे वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बे लगा हुआ है तो इसमें भी हुआ होगा, आप किसी और पे टिक लगा के चले आएंगे। अगर यहाँ पर बे के नीचे नुक्ता लगा हुआ ग के नीचे, तो आप बेगम, यहाँ पर भी बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया और इसका भी मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो बे उपसर्ग यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे बेइज्जत मैं कह सकता हूँ, बेसहारा कह सकता हूँ, बेसुध कह सकता हूँ, बहुत सारे, बेसुरा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं बे उपसर्ग के लगाने से। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब चलिए, अब आगे हम लोग देख लेते हैं अपना अगला उपसर्ग। अब हम लोग यहाँ पर, ये हमारा था 5वां और 6ठे उपसर्ग को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा हर उपसर्ग। ठीक है ना, हर के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, हर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रोज, इसके साथ मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर नुक्ता लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका उच्चारण क्या होगा, रोज़ होगा, रोज नहीं होगा, रोज़।
रोज़, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदर से खींच के बोलना है, ठीक है ना, उच्चारण को भी ध्यान में रख के बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि उर्दू के साथ ये बहुत ख़ास बात होती है, इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है कि उर्दू के शब्दों का उच्चारण जैसे संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करना होता है बहुत ध्यान से, वैसे उर्दू के शब्दों के साथ भी है, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके भी इसको जान सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उर्दू और संस्कृत के शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण करना। यहाँ पे जा है, इसका ध्यान, जा नहीं है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। का होता है जहाँ पर नीचे ऐसे बिंदी लग जाती है, ठीक है ना, नुक्ता। का नहीं बोलेंगे, साधारण का नहीं होगा, ठीक है ना। फा बोलेंगे, फा नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे जहाँ पर ऐसे फा के नीचे नुक्ता लग जाए, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। जैसे एक शेर है किसी एक बड़े शायर का, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है नाम उनका क्या है, तो उन्होंने एक शेर कहा था कि वो लोग जो दूसरों से गज़ल कहलवा के लाते हैं, ज़बान खुले तो तलफ़ुज़ में मात खाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब तलफ़ुज़ कैसा होना चाहिए वो ज़बान खुलते ही पता लग जाती है। तो उच्चारण के साथ थोड़ा सा आपको हमेशा सचेत रहना होता है, कहीं आप तलफ़ुज़ में मात ना खा जाएं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। तो वो उन गज़लकारों के लिए कहा था या फिर उन शायरों के लिए कहा था जो दूसरों से गज़ल कहलवा के लाते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ, गज़लें लिखी नहीं जाती हैं, गज़लें कही जाती हैं, ठीक है ना। किसी को भी आप देखेंगे तो कोई बड़ा शायर हो या फिर कोई भी शायर हो, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने गज़ल लिखी है, वो बोलेगा मैंने ये गज़ल कही है, क्योंकि गज़ल कहने की चीज़ है, लिखने की चीज़ नहीं। वो बात अलग है कि आप लोग पढ़ने के लिए कहीं लिख लेते हैं, किसी पुस्तक में लिख लेते हैं, वैसे गज़ल कहने के लिए होती है। गज़ल जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी नहीं जाती कई बार, ठीक है ना। उसमें कई मात्राओं को अपने हिसाब से हम लोग कह के जो है तोड़ते मोड़ते हैं, वो अलग टेक्निकल इशू है, उसमें हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो रहे हाथ हम लोगों ने इसको भी थोड़ा समझ लिया, लाइन से हट के अपने, लेकिन ज़रूरी था ये सब भी जानना चाहिए। तो यहाँ पे तलफ़ुज़ में मात मत खाइएगा कभी, रोज़ इसको बोलेंगे, रोज़ नहीं बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर हर उपसर्ग इसके साथ लगा दिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये हर रोज़ हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर जैसे हर साल इसके साथ लिख दिया, ठीक है ना। हर आदमी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, आदमी के साथ मैंने हर उपसर्ग लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, हर आदमी हो जाएगा ना। तो हर एक हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आपके शब्द बनाए जा सकते हैं। आदमी शब्द जो है ना, ये आदम से बना हुआ है, आदम से बना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आदम जो इस्लाम है, इस्लाम के आदि पुरुष कहे जाते हैं, ठीक है ना। इस्लाम की मान्यताओं के हिसाब से जो आदम थे, आदम और हवा, ये दो लोगों से ही जो है सृष्टि की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, आदम से ही आदमी बना है, जैसे मनु से मनुष्य बना है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर मानव बना है, जैसे मनुष्य या मानव मनु से बना है ना। श्रद्धा और मनु आपको पता होगा, ये दो लोग थे जिनसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, इनसे सृष्टि जो है मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है कि पहले दो पुरुष और महिला यही थे, ठीक है ना, मनु और श्रद्धा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बात का, यहाँ से मनु से मानव बना है और मनु से ही मनुष्य बना है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। जैसे वक्त के साथ मैंने हर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, हर वक्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। कई बार भ्रम यहाँ पर हो जाता है, बहुत सारे और शब्दों के साथ यहाँ पर भ्रम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हरजाई, यहाँ पर कोई भी हर उपसर्ग नहीं है, इस बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हर उपसर्ग नहीं है, हरजाई अपना एक अलग शब्द है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। हरपाल, ठीक है ना, जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। हरपाल जो है, एक शब्द लिख दिया मैंने, कई जगह आपको किताबों में मिल जाएगा कि ये सब जो है हर उपसर्ग के साथ बने हुए, ऐसा नहीं है। हर मतलब हर ही यहाँ पर है, ठीक है ना, भगवान के द्वारा जो पाला गया हो, ठीक है ना, उसको हरपाल कहते हैं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। हरकत यहाँ पर भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर हर उपसर्ग नहीं है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना। ये सब ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्न करवाऊंगा तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। हर उपसर्ग भी हमने देख लिया यहाँ पर। अब अगला उपसर्ग हम लोग सर उपसर्ग देख लेते हैं, मिलता जुलता है, तो हम लोग सर उपसर्ग देख लेते हैं। अगला क्या नाम होगा इसका, 7वां नंबर का, 7वां क्या हो जाएगा हमारा, सर उपसर्ग, ठीक है ना। सर का अर्थ क्या हो जाएगा, सर का अर्थ हो जाएगा प्रमुख, यानी कि मुख्य जो हो, ठीक है ना।
अर्थ हो जाएगा क्या इसका, मुख्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्य हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर भी कई बार कई चीज़ों का भ्रम हो जाता है, वो भी हम लोग अभी यहाँ समझ लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा दार, इसके साथ मैंने सर उपसर्ग लगा दिया, ठीक है ना, इसके साथ मैंने सर उपसर्ग लगा दिया। दार का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है ना, आदमी, व्यक्ति, आदमी या पुरुष कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सर का मतलब हो गया मुख्य, यानी कि जो आदमी मुख्य हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरदार बोलते हैं, सरदार, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एक शब्द लिखा सरपंच, पंच के साथ मैंने सर उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, सरपंच, यानी कि पंचों का जो प्रमुख हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरपंच बोलेंगे। सरहद, सरहद यानी जिस जो मुख्य हद हो, यानी कि जो मुख्य सीमा हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, सरहद। हद माने क्या होता है, सीमा होता है। सरकार, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। यहाँ पर भी कई बार आपको भ्रम हो जाता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारे शब्द हैं जो असल में सर उपसर्ग के साथ नहीं बने हैं, फिर भी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आपको बताने हैं वो सर उपसर्ग के ही हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर सरफरोश, यहाँ पर टेक्निकली तो सर उपसर्ग नहीं है, लेकिन परीक्षा में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको सर उपसर्ग ही बताना है। मैंने यहाँ पर लिखा सरताज, मैंने लिखा सरताज, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है सर उपसर्ग ही, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों है इसका कोई जवाब नहीं है, बस है तो है, व्याकरणाचार्यों ने मान लिया है इस बात को, ठीक है ना। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है कि यहाँ पर सर उपसर्ग नहीं है, लेकिन कई लोग मान लेते हैं, विद्वान लोग, और परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर भी वो लोग मानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। देखिए होता क्या है ना, सर का मतलब होता है मुख्य, और यहाँ पर सर जो है ना, यह आपके सर से लिया गया है ना, ये जो सर आपके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना, सर, हेड, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया सिर। और फरोश का मतलब होता है कटाना, ठीक है ना, कटाना होता है इसका मतलब, ठीक है ना। अच्छा, कटाने वाला, ठीक है ना, यानी कि जो सिर को कटाने वाला हो उसको हम लोग सरफरोश कहते हैं, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी कि सर कटाने की तमन्ना जो है हमारे दिल में है, ठीक है ना। अब देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, अब वो जोर देखना है कितना ताकत जो है कातिल के हाथों में है कि वो सर हमारा काट के अलग कर देगा, ठीक है ना। तो ये आज़ादी के समय में बहुत प्रसिद्ध जो है एक जो है काव्य पंक्तियाँ थी, ठीक है ना, बिस्मिल जी की, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ सिर होता है, प्रमुख नहीं। यहाँ पर प्रमुख कटाने वाला थोड़े ना कह सकते हैं, यहाँ कोई अर्थ नहीं ना निकल रहा है, इसका सर का अर्थ हो गया। यहाँ पर सर जो है सिर से लिया गया है, फरोज का मतलब कटाने वाला। जैसे सरताज, यहाँ पर सर का जो ताज हो उसको सरताज बोलेंगे, प्रमुख ताज को सरताज नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये अलग अलग दोनों बातें हो जाएंगी। सर दर्द, सर दर्द भी कई बार आपको जो है यहाँ पर दिखेगा कि सर उपसर्ग है यहाँ पर, लेकिन नहीं है। सर मतलब तो ये सर ना, कई लोग कहते हैं कि सर का अर्थ यहाँ पर मुख्य के साथ साथ सिर भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, अपने हिसाब से अर्थ मत बनाए करिए, ठीक है ना। जो है वो है, यहाँ पर विद्वानों ने मान लिया है लेकिन कि यहाँ पर सरफरोश में सर उपसर्ग है तो आपको लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर सर्कस, सर्कस तो अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है ना, यहाँ पर तो होगा भी नहीं, लेकिन कई बार किताबों में आपको मिल जाएगा, इसलिए भ्रमित मत होइएगा, है नहीं, लेकिन आपको मान लेना है। चलिए मान लेना है तो मान लेना है, इसमें कोई दूसरा प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने कह दिया है भाई, वो जो बोल देंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उनसे ज़्यादा अपन तो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना। अब जाके पूछना होगा आपको, ठीक है ना, जो है डॉक्टर हरदेव बहारी, पृथ्वीनाथ पांडे और कामता प्रसाद आचार्य जी से, ठीक है ना, ये सब पूछना पड़ेगा उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोगों ने सर उपसर्ग देख लिया, हर उपसर्ग देख लिया, सर उपसर्ग देख लिया हम लोगों ने, बे उपसर्ग देख लिया, और बा भी देख लिया हम लोगों ने, ब भी देख लिया, बद भी देख लिया, और खुश भी देख लिया। हम लोगों ने टोटल कितने उपसर्ग यहाँ पर देख लिए,
हम लोगों ने यहाँ पर 7 उपसर्ग अपने देख लिए हैं। अब कुछ और बचते हैं 2-4, उनको भी एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला उपसर्ग हम लोग किसको देख लें, यहाँ पर 9वां उपसर्ग, कैवां हो जाएगा, 8वां उपसर्ग हमारा है, 8वां उपसर्ग। चलिए हम लोग ला को देख लेते हैं, ठीक है ना, ला उपसर्ग को देख लेते हैं, ठीक है ना। ला का अर्थ क्या हो जाएगा, बिना हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बिना, ठीक है ना, अर्थ है ये इसका। अब इसके उदाहरणों को हम लोग यहां पर देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा इलाज, इसके साथ मैंने लगा दिया ला उपसर्ग। अब ये क्या हो गया, ला इलाज, यानी कि जो बिना इलाज का हो, जिसका कोई इलाज ही ना हो, ठीक है ना। तो और अगला जैसे मैंने लिखा 4 के साथ ला लगा दिया, अब यह क्या हो जाएगा, लाचार। मैंने लिखा लावारिस, मैंने एक मिनट यहाँ पे छोटा सा होगा, लावारिश, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, लाजवाब, ठीक है ना। तो लापता, लापरवाह, तो ऐसे बहुत सारे शब्द ला उपसर्ग के साथ बनाए जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा टफ था नहीं जो हम लोग फिर से इसको देखें, ठीक है ना। पर्याप्त उदाहरण हमने देख ही लिए हैं। अब चलिए अगला उपसर्ग हमारा है 9वां उपसर्ग, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग किसको देख लें, ला को देख लिया, सर को देख लिया और हर को भी देख लिया है, ठीक है ना। अगला चलिए हम लोग देख लेते हैं अब ना उपसर्ग, ठीक है ना। ना, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ना का यहाँ पर हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रहित हो जाएगा या तो अभाव हो जाएगा, ठीक है ना। अभाव, इस बात का ध्यान रखिएगा, अभाव इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। अभाव कई लोग लिखते हैं, ठीक है ना, अभाव नहीं हो जाएगा, अभाव होगा, ठीक है ना। यहाँ पर उपसर्ग अ है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी है पहले, बिना भाव के, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभाव, ये 2 अर्थ इसके हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके उदाहरणों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा पसंद, एक मिनट, पसंद मैंने लिखा और इसके साथ मैंने ना उपसर्ग लगा दिया, तो यह क्या हो जाएगा, ना पसंद, नाबालिग, नादान, नाराज, तो बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है ना। राज रहित जिसको कहते हैं, ठीक है ना। नादान, ज्ञान रहित, दान मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है ना, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान रहित जो हो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे, नालायक, नाउमीद, तो ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 9वां उपसर्ग हमने देख लिया। अब अगला उपसर्ग जो हमारा है वो गैर उपसर्ग देख लेते हैं हम लोग, गैर, 10वां उपसर्ग, गैर। अब इसके नीचे नुक्ता लगाना मत भूलिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर नुक्ता, ठीक है ना, इसको आपको लगाना है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अभाव या रहित, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है ना, रहित या अलग, ठीक है ना, इसका अर्थ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और अचानक याद आ गया तो मैं आपको बताता हुआ चलो, जो ये नुक्ता है ना, तो इस नुक्ता का जो पहला प्रयोग था वो किया था शिव प्रसाद, एक मिनट में साफ साफ लिख देता हूँ,
राजा शिव प्रसाद ने सितारे हिंद इनको कहते थे, ठीक है ना, सितारे हिंद ये नाम दे दिए गए थे। हिंदी के जो है थोड़ा सा और उत्कर्ष में लाने के लिए ये सब नाम दिए जाते थे उस समय, ठीक है ना। ये प्रशंसा में या फिर बहुत सारी चीज़ें, वो अलग साहित्य का टॉपिक है, वो बाद में हम लोग समझेंगे, यहाँ पर उसका कोई औचित्य नहीं है अभी देखने का, ठीक है ना, कि ये सितारे हिंद नाम क्यों दे दिया गया था, ये नाम क्यों रख लिए जाते थे, वो अलग बातें हैं, ठीक है ना। जैसे भारतेंदु नाम दे दिया गया था तो उसी के जवाब में कुछ नाम दिए गए, कुछ नाम ऐसे, वो अलग टॉपिक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, साहित्य जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ये हिंदी के अच्छे विद्वान थे, कवि थे, तो इन्होंने गैर मतलब उर्दू के शब्दों के साथ जो है यहाँ पर क के साथ, ग के साथ, फा के साथ और जा के साथ, ठीक है ना, और खा के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे इतने सारे वर्णों के साथ जो है इन्होंने नुक्ता लगाना प्रारंभ कर दिया। ये नुक्ता जो है ना अलिफ की मात्रा है, यानी कि अ की मात्रा, ठीक है ना, ये मात्रा है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है, थोड़ा सा हट के बातें होनी चाहिए जिससे आपको और चीज़ें भी पता चलती रहें, ठीक है ना। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यह जो है सबसे पहले नुक्ता लगाना शुरू किया था हिंदी में, मतलब ये देवनागरी के शब्दों वर्णों के में जो उर्दू के शब्द लिखे जाते हैं इनमें, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे गैर उपसर्ग देख रहे थे, ठीक है ना, गैर के नीचे हम लोगों ने यहाँ पर नुक्ता लगाया है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, यह नहीं रहेगा तो अर्थ परिवर्तित भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसके उदाहरणों को हम लोग समझ लेंगे। मैंने लिखा हाजिर, ठीक है ना, यहाँ पर भी नुक्ता लगा दी है जाके नीचे, मैंने यहाँ पर गैर लिखा, गैर हाजिर, ठीक है ना, जो हाजिर ना हुआ हो, ठीक है ना, गैर हाजिर। कानूनी के साथ मैंने गैर लगा दिया, ठीक है ना, गैर मुल्क, ठीक है ना, गैर मुल्क, ठीक है ना, गैर वाजिब, तो बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, गैर जरूरी हो सकता है, गैर मुनासिब हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं गैर उपसर्ग के साथ, ठीक है ना। तो 10 उपसर्ग हमने ये देख लिए। अब 11वां जो हमने देखना है वो कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, 11वां उपसर्ग हमने ला देख लिया क्या, ला उपसर्ग हमने नहीं देखा शायद, अच्छा देख लिया, ठीक है ना। तो ला उपसर्ग हमने देख लिया, ना भी देख लिया है, एक मिनट थोड़ा मैं भूल रहा हूँ कौन कौन सा, सर देख लिया, हर भी देख लिया है, बे देख लिया, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये सब देख लिया। अब जो अगला हमको देखना है वो है हम उपसर्ग, ठीक है ना, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसके अर्थ की बात करें अगर हम लोग, समान हो जाएगा, समान, ठीक है ना, इसका अर्थ हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा उदाहरण इसका, सफ़र के साथ मैंने लिखा हम, तो क्या हो जाएगा ये, हम सफ़र, ठीक है ना। मैंने हमदम लिख दिया, हमदम, ठीक है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। हम शक्ल हो जाएगा, हम राह हो जाएगा, तो यहाँ पर हमराज हो जाएगा, हमजोली, तो ये सारे शब्द बन सकते हैं हम उपसर्ग के लगा देने से। तो ये भी हमारा हो गया। अब एक और हम लोग अपना उपसर्ग देख लेते हैं, 12वां उपसर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे, अल उपसर्ग को देख लेंगे, ठीक है ना, अल उपसर्ग। इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, युक्त हो जाएगा,
ठीक है ना, ये सारे इसके अर्थ हो जाएंगे। ये अलग अलग जो इसके अर्थ है ना, ये अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रखना है। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मान लिया निश्चित शब्द के साथ, निश्चित जो है अर्थ के साथ जो है जो अल उपसर्ग है, कहीं पर इसका 3 जगह मान लिया अल उपसर्ग का निश्चित अर्थ आ रहा हो और एक जगह युक्त आ रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे 4 विकल्प आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि भिन्न अर्थक उपसर्ग यहाँ पर अल का जो है भिन्न अर्थक शब्द कौन सा है, ठीक है ना। ऐसे पूछे जा सकते हैं। 3 जगहों पे तो निश्चित के साथ दे दिया और एक जो है विकल्प आपका दे दिया युक्त के साथ, ठीक है ना। जब हम लोग उदाहरण करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इसको, ठीक है ना, समझेंगे कि कहाँ पर 3 जगह जो है निश्चित एक जैसा है, निश्चित जो है के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर युक्त के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 3 जगहों पर निश्चित 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 वाले जो है अर्थ आएंगे, एक जगह पर युक्त वाला अर्थ आ जाएगा। यही आपको पहचानना होता है। तो इसको याद रखना है कि इसके कौन कौन से अर्थ होते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और अर्थ इसका लिख लेते हैं हम लोग, विशेष, ठीक है ना, विशेष, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा मस्त के साथ यहाँ पे अल, ठीक है ना, अलमस्त हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अलमस्त हो जाएगा। मैंने अल कायदा लिख दिया, अरे ठीक है ना, अल कायदा, अल जजीरा हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक शब्द गरज के साथ अल गरज लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अल गरज हो जाएगा। जैसे एक शब्द बेला, इसके साथ मैंने अल लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अल बेला। तो बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, अल उपसर्ग के साथ। ये हम लोगों ने अल उपसर्ग देख लिया। अब अगला उपसर्ग देख लेंगे हम लोग, कौन सा हो जाएगा हमारा अगला उपसर्ग, तेरहवां उपसर्ग हमारा। इसके बाद एक और हम लोग देखेंगे, फिर हमने जितने महत्वपूर्ण थे उन सभी को खत्म कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद एक और हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, 14 उपसर्ग हम टोटल देखेंगे, ठीक है ना। जैसे ये अगला हम लोग देख लेते हैं एन उपसर्ग, एन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इसका अर्थ। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे वक्त के साथ मैंने एन लगा दिया तो एन वक्त हो जाएगा, यानी कि ठीक वक्त पर, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिखा एन मौका, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने एन जगह लिख दिया, मतलब ठीक जगह पर, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द एन से बनाए जा सकते हैं। अब अगला उपसर्ग हम लोग देख लेते हैं कम उपसर्ग, ठीक है ना, कम उपसर्ग। एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। कम उपसर्ग, एक मिनट, 14 कम उपसर्ग। कम का मतलब आपको पता ही है, कम का मतलब होता है कम, ठीक है ना, थोड़ा। अरे थोड़ा, ठीक है ना, न्यून, ठीक है ना। तो ये सारे इसके अर्थ होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण से हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैं लिखा कम अक्ल, कम उम्र, ठीक है ना, कम ख्याल, कम वक्त, बहुत सारे शब्द, कम खर्च, ठीक है ना, कम जोर, जिसके पास जोर कम हो, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, कम जोर, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे जो कम उपसर्ग के साथ बने हुए हैं।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण उर्दू के उपसर्ग थे, उनको हम लोगों ने देख लिया। अंग्रेजी के बहुत सारे उपसर्ग हैं, वो आपकी परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, हम उनको नहीं देखेंगे अलग से, ठीक है ना, क्योंकि आपकी परीक्षा में वहाँ से प्रश्न आते नहीं हैं, तो अलग से उनको देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक बार मैं एक प्रश्नोत्तरी में उसको करा दूंगा अलग से, लेकिन उसको अलग से देखने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी के भी उपसर्गों को देख लेना चाहिए जो महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित कर दीजिएगा, हम लोग वहाँ पर देख लेंगे, प्रश्नोत्तरी उसकी देख लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर मैं समझाता हुआ चलूँगा, जो भी महत्वपूर्ण होगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग थे आपके उर्दू के, ठीक है ना। जो फारसी और उर्दू के उपसर्ग थे उनको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से जो भी आपको ना समझ में आया हो, जो भी हम लोगों ने अभी तक उपसर्ग पढ़ा, उसमें से कुछ भी आपको जो ऐसा रहा हो, ना समझ में आया हो, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यहाँ पर। यदि आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के प्रश्न कर सकते हैं। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स होती हैं परीक्षाओं की भी, वो सब आपको तुरंत वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है, क्लासेस जब अपलोड होती है सारा का सारा शेड्यूल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर डेली प्रश्न पूछे जाते हैं, डेली क्विजेज होती हैं, उसका भी लाभ आपको होगा। तो डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक हैं, आप देख सकते हैं। फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको सुविधा हो उन सभी माध्यमों से आप जुड़ सकते हैं। और अंतिम निवेदन आपसे है कि इस क्लास को औरों तक भी ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि इस क्लास को औरों तक पहुँचा दीजिए, ठीक है ना। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा, और अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।